Students, myself Sachin Tiwari, your chemistry teacher. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये 9th वीडियो है। जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिफरेंट मॉडल्स की स्टडी कर ली है, और लास्ट जो वीडियो था उसमें आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की डीप स्टडी की है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ करके जब हमने लास्ट किया वीडियो का, तो हमने बात की थी क्वांटम नंबर्स की। उस कंसेप्ट को पढ़ने के पहले हमको तो ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्बिटल क्या है, जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में डिटेल अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया था। कि अगर मैं कहता हूँ कि ऑर्बिट क्या है, तो आपने अभी तक ये पढ़ा कि इन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कुलर पाथ विच आर नोन एज ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और सेल। लेकिन जब यही चीज़ हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि एक 3D प्लेन है। अब इस 3D प्लेन में यानी है तो ये ऑर्बिट के अंदर, तो इस 3D प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो एक 3D स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो इस 3D स्पेस को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से एक्स वाई जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हमने नाम दिया क्या, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल को डिफाइन किया कि द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम is termed as orbital. Here the term probability means that the result is not accurate. So the probability of finding of electron in orbital is approximately 96 to 98%. तो ये एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन था कि हाँ ऑर्बिटल का मतलब ये है। तो ऑर्बिटल एक स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो एक स्पेस में इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर अप यानी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। एक हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, या एक टुवर्ड्स साउथ पोल होगा, एक टुवर्ड्स नॉर्थ पोल होगा। अब ये एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो होगा क्या, ये अलग अलग एक्सिस में है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये माइंड लगाओ कि हाँ ये रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हवा या टक्कर हो गई, ऐसा नहीं होता। ये अलग अलग एक्सिस में होगा, जिसको हम डिटेल आगे स्टडी करने वाले हैं। तो अब इंटर करते हैं कि भाई क्वांटम नंबर क्या है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये जो ऑर्बिट यानी एनर्जी लेवल और सेल वो है, और वो हम सर्कुलर पाथ एज्यूम करके चल रहे हैं। और सर्कुलर पाथ में हमने 3D स्पेस कंसीडर किया है और उसको हम ऑर्बिटल कह रहे हैं। अब होता क्या है कि अपन को इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका एक्चुअल पोजीशन का अंदाजा लगाना है। तो इस प्रेडिक्शन में प्रोबेबिलिटी 100% तो है नहीं, लेकिन हमें थ्योरेटिकली पढ़ना है। हम प्रैक्टिकली इस चीज़ का सेपरेशन नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया कि कहीं भी कोई वर्ल्ड में किसी बंदे से अपन को मिलना है, तो उस बंदे की 4 बातें हमको मालूम होनी चाहिए एड्रेस पता करने के लिए, कि वो किस कंट्री में रह रहा है, उस कंट्री के किस सिटी में रह रहा है, उस सिटी के किस गली नंबर में रह रहा है, और उसका हाउस नंबर क्या है। ये 4 बातें मालूम हो जाए तो मैं उस आदमी तक पहुंच सकता हूँ। अब सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये 4 बातें होती हैं। तो इन 4 बातों का जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है, उनको एक सेट ऑफ नंबर से पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ पर आप समझना आपको ये है कि सेट ऑफ नंबर यानी मैथमेटिक्स, यानी श्रोडिंजर के इक्वेशन का मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन करने के बाद कुछ कोड्स बनाए गए, लैंग्वेज बनाई गई है। साइंस नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज है। अब उस लैंग्वेज को कंपाइलेशन करना है और आपको उसको डिकोड करके समझने की कोशिश करना है। जब आप उस लैंग्वेज को समझ जाएंगे, तब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की लैंग्वेज को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है लिख पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन की सही लोकेशन का अंदाजा लगा पाएंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 आइडेंटिफाइड क्वांटम नंबर एज्यूम की गई हैं, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का प्रेडिक्शन करते हैं। These quantum numbers are the principal quantum number represented by small n first. Second one is azimuthal quantum number represented by small l. Third is magnetic quantum number represented by small m.
and the fourth one is the spin quantum number represented by small s. Here the fourth one, spin quantum number, is not the solve of the Schrodinger wave equation. The first three quantum number are the result or solution or solve of the Schrodinger wave equation. यानी पहली तीन क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी, इन सब की डिस्क्रिप्शन देगी, बट द फोर्थ क्वांटम नंबर हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताएगी कि भाई इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का या इस पर्टिकुलर एटम के, इस सेल के इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। क्लियर है? तो हम राउंड ऑफ ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अभी 4 क्वांटम नंबर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन अगर आप इनिशियली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो आप ये बोलेंगे कि सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स विच डिस्क्राइब्स अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी लेवल और सेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये क्या है सीखना है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन यानी वो किस एक्सिस में है, एक्स वाई जेड में कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी उसको हमने कैसे बांट रखा है, 2, 4, 6, 8, 10 पेयर में, अनपेयर में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मैग्नेटिक नेचर आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज क्वांटम नंबर। तो कुल मिला के आप इस क्वांटम नंबर की स्टडी करने से जो जो सीख पाएंगे उन सब का कलेक्टिव स्टडी का जो सेट ऑफ नंबर है वही क्वांटम नंबर है। तो आपको अब सबसे पहले एक एक करके सीखना होगा। सीखने का तरीका ये है कि आप पहली को क्वांटम नंबर सीखते हैं तब आपको दूसरी बनेगी, पहली और दूसरी बनती है तो तीसरी बनेगी, और जब ये फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर आपसे बनेंगी तभी आप आगे लैंग्वेज समझेंगे और चैप्टर को यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बच्चों जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप याद करो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने n से क्या रिप्रेजेंट किया था, बोले n से तो हम नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करते थे। तो वही जो आप रिप्रेजेंट करते आए हैं वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्लियर? तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ सेल को आइडेंटिफाई कराती है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स अबाउट द नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल प्रेजेंट इन एन एटम। Its value is always in whole number form 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज 1, 2, 3, 4 डैश 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 होल नंबर होते हैं और these represented about the number of cell, first cell, second cell, third cell, fourth cell and so on. क्लियर बच्चों? तो आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए। दूसरा ये कि जब आप सेल के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो इस सेल में एक बहुत ज्ञान की बात होती है। लेट सबसे बाहर की सेल ये है, तो जो सबसे बाहर कोई भी सेल जो सबसे बाहर है उसको आप बोलोगे आउटर मोस्ट सेल। उसके अंदर जो सेल होती है उसको आप बोलोगे क्या? पेनल्टीमेट सेल। आउटर मोस्ट सेल इज ऑलवेज n, पेनल्टीमेट सेल इज ऑलवेज n-1 पेनल्टीमेट सेल। और उससे भी अंदर जो होती है उसको हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल n-2। तो डिस्क्राइब हमेशा आउटर मोस्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल, इन तीन के लिए ही थ्योरी का यूज किया जाता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी एटम के जो नंबर ऑफ सेल है वो होल नंबर फॉर्म पे 1, 2, 3, 4 है, जिसको आप KLMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें जो एटम के सबसे बाहर की सेल होती है जिसको आप आउटर मोस्ट सेल बोलोगे, ये NH सेल होती है। इसके अंदर जो सेल होगी n-1 सेल, उसको हम पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे, और उसके अंदर जो सेल होती है n-2 सेल, उसको हम एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे। ये लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आगे की थ्योरीज में आप ये शब्द बोलने वाले हो। क्लियर? अब आगे एक इंपॉर्टेंट बात कि n की हर एक वैल्यू
हमको एक सेल के बारे में रिप्रेजेंटेशन देती है। ईच वैल्यू ऑफ n डिस्क्राइब्स अबाउट अ सेल। बस इतना पहले दिमाग में बैठाना है कि ईच वैल्यू ऑफ n डिस्क्राइब्स अबाउट अ सेल। क्लियर? अब जब आप n की वैल्यू जान गए हैं कि n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे ऑन, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे ऑन होती है, होल नंबर होती है, तो अब इससे हमको क्या क्या पता चलता है? तो आप खुद सोचो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश की, बोर्स एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइंस, सब के बारे में, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन, ये सब चीज़ें आपने सीखी हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपने स्मॉल n का यूज़ किया है फार्मूले में, उन सबको आप गिना डालो और लिस्टेड कर दो, बोलो ये सब कुछ हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। जैसे अगर हमको n मालूम है तो हम एटम का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी किसी भी सेल का साइज बता सकते हैं। कैसे? बोले अगर हमको r का रेडियस का फार्मूला था m² h² 4π² mkZd², जिसको सॉल्व किया था तो 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम आया था। यानी मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता होने पर मैं किसी भी एटम में उसके सेल, अलग अलग सेल का साइज बता सकता हूँ। यानी बाय द वैल्यू ऑफ n, साइज ऑफ एनी ऑर्बिट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला। क्लियर? अब आप याद करो दूसरा n कहाँ यूज किया? बोले यार टोटल एनर्जी में। तो बाय द वैल्यू ऑफ n वी कैन डिस्क्राइब्स अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। अगर मुझे n पता है तो मैं किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। कैसे? बोले यार टोटल एनर्जी का फार्मूला बच्चों मैंने बताया था -2π² mk²Z²4/n²h²। वैल्यू रखने पे आया था 2.178 10⁻18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। तो ये अगर मुझे n पता होता था तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप उस चीज़ को देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर मुझे n नंबर ऑफ सेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इन अ पर्टिकुलर सेल कितनी होगी। क्लियर? अगर मुझे n पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अंदाजा है जो कि 1 2 3 4 5 नंबर होते हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता सकता हूँ। कैसे? याद करो बच्चों, वेलोसिटी का फार्मूला था 2πkZd²/nh, जिसमें सबकी वैल्यू रख देने पर मैंने बात बताया था 2.16 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मुझे नंबर ऑफ सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है तो मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth सेल में वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। बहुत इजी। अगला क्या? बोले यार मुझे बोर ने बताया था कि जब कोई m मास का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा होता है तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr हमेशा h/2π का होल नंबर मल्टीपल होता है, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी अगर मुझे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है तो मैं किसी भी सेल में ध्यान रखना है, किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? बोले उसके लिए मेरे पास फार्मूला था I ω = mvr = nh/2π। यानी अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेल के अंदर मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है बच्चों, तो मुझे n पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे n रखूंगा, बाकी h और 2π तो कांस्टेंट होते हैं, तो अपने आप मुझे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। याद है आपको ये सब चीजें? फिर मैंने बताया था कि अगर मुझे n मालूम है तो मैं और क्या निकाल सकता हूँ। तो आपको मैंने सिखाया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बता सकते हैं कि कितनी लाइंस बनेंगी। यानी अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पता है तो मैं नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता सकता हूँ, और उसका फार्मूला था n × n-1/2 when value of n is given, या n only one value of n is given, but if in any condition two values of n are given, higher cell and lower cell, then the number of lines n2 - n1 whole into n2 - n1 + 1
होल अपॉन 2। ये सब फार्मूले मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखाए हैं, इनके न्यूमेरिकल्स कराए हैं। तो n पता होने पर मैं किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किसी भी सीरीज का नंबर ऑफ लाइन का कैलकुलेशन कर सकता हूँ, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होने से मैं नंबर ऑफ लाइन का डिटरमिनेशन कर सकता हूँ। क्लियर? फिर मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी जब मैंने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि अगर आपको नंबर ऑफ सेल मालूम है तो जब कोई इलेक्ट्रॉन nth सेल में घूम रहा होता है, यानी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n मालूम होता है, तो ऐसे केस में हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ निकाली जाती है। और इसके लिए पूरा फार्मूला मैंने प्रूव कराया था, और वहाँ पर ट्रिक अपन को मिली थी कि वे नंबर ऑफ वेवलेंथ आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। यानी डी ब्रॉगली इक्वेशन में हमने सीखा कि नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, यानी जितनी सेल्स होंगी उतनी ही वेवलेंथ बनती हैं, और उसके लिए पूरा फार्मूला डिराइव कराया था प्रीवियस वीडियो में, आप देखेंगे जहां पे हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाया है। क्लियर है? और डी ब्रॉगली का इक्वेशन। तो अब आप n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम होने पे आप इतनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, उस पर अब आपको बहुत ध्यान देना है। एक कंसेप्ट है जो कि पहले यूटिलाइज होता था, लेकिन बाद में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने के बाद उस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होना संभव नहीं हुआ। आपने उसका 9th-10th में यूज किया है। 2 साइंटिस्ट बोअर एंड बरी, इन लोगों ने मिलकर कंसेप्ट बनाया था। वो क्या कंसेप्ट था सुनिए। पहला बात तो ये कि एक स्पेस जो होता है 3D स्पेस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक ऑर्बिटल जो एक्सिस 3D ओरिएंटेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली। दूसरी बात, बोरबरी ने कहा था कि नंबर ऑफ सेल व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नोन, अगर मुझे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम है तो नंबर ऑफ सेल का फार्मूला होता है n²। और हर एक सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला n² है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ सेल मालूम है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है, तो मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला लगाता हूं n²। और सिंस ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 2n²। तो बोरबरी का ये प्रिंसिपल है बच्चों, क्या कि बोरबरी ने हमको बताया है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला आप यूज करोगे n², और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला यूज करोगे 2n²। ये फार्मूला तब लगेगा जब आपको सेल मिले। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन 3rd सेल, देन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो आप बोलोगे सिर्फ सेल दिया है और कुछ मेंशन नहीं किया है, 3s नहीं बोला है, 3p नहीं बोला है, 3d नहीं बोला है, सिर्फ बोला 3, नंबर ऑफ सेल 3 है। तो यहाँ पे आपको कोई और सब सेल के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ सेल बता रहे हैं। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे बोरबरी का प्रिंसिपल लगेगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल n², यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला 2n² होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो आने वाला है वो 2 × 3² यानी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर बच्चों? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको इतनी जानकारी देती है, डीप में आपको सीखना चाहिए कि अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है तो मैं ये जान जाता हूँ कि नंबर ऑफ सेल क्या है। दूसरा, मैं इलेक्ट्रॉन का सेल की रेडियस या साइज का डिटर्मिनेशन कर सकता हूँ। मैं उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बता सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डिटर्मिनेशन कर सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम, जो कि एक पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन है, उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है वो बता सकता हूँ। मैं नंबर ऑफ लाइंस का कैलकुलेशन कर पाऊंगा कि भाई अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पर्टिकुलर सीरीज में कितनी लाइंस बनेंगी, उसके फार्मूले आपको ऑलरेडी सिखाया है, वो मालूम हो जाएंगे। बोरबरी का प्रिंसिपल आपको मालूम हो जाता है कि n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल और 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या है? डी ब्रॉगली के कंसेप्ट से कि नंबर ऑफ सेल पता होने पर नंबर ऑफ वेवलेंथ आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। क्लियर बच्चों? तो ये ज्ञान है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। इतना आप अगर सीख लेते हो तो चाहे 11th हो, IIT हो, कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है आपको, सब कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब अगर आप ये सीख चुके हो तो अब आगे बढ़े और अगली क्वांटम नंबर में एंटर करें। तो पहले शार्पनेस दिमाग में होनी चाहिए कि n हमें सेल के बारे में बताती है। अब एक बच्चों एक सेल है जो कि सर्कुलर पाथ है। इस सेल में आपने बोला यार कि इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल कहते हैं या KLMN सेल कहते हैं। हर एक सेल के अंदर एक सब सेल होती है। ध्यान से सुनिएगा पहले, है ना। सेल के अंदर सब सेल होती है, क्लियर। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में XYZ एक्सिस होता है। और इस XYZ एक्सिस में इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन का हमको इतने अंदर तक जाना है। अभी हमने सेल के बारे में सीखा। अब सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। तो इस सब सेल की स्टडी किस चीज से की जाएगी? बोले सेकंड क्वांटम नंबर से। विच वन इज? एजीमुथल क्वांटम नंबर। बच्चों सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स। क्लियर? इस क्वांटम नंबर को कई नाम दिए गए हैं बच्चों। क्या नाम दिए गए? बोले इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो ये तो जनरल नॉलेज है। इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये चार बातों को आपको दिमाग में रखना है। बाकी स्कूल के अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर, कॉम्पिटिशन्स में कोई भी नाम यूज कर सकता है। तो आपको दिमाग में होना चाहिए द सेकेंड वन इज द azimuthal quantum number, and azimuthal quantum is known as different names, like as it is also known as secondary quantum number or subsidiary quantum number, or most important also known as angular momentum quantum number. अब ये क्वांटम नंबर हमको क्या ज्ञान देती है, इसको हम कैसे सीखते हैं? तो आप कोशिश करिए कि आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों, जो आप पढ़ रहे हैं तो आप पॉज करके पुराना एक बार थोड़ा सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मैंने पढ़ाया है, या तो उसको रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिए, या फिर बुक से एक बार पढ़ लीजिए, और फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिफ्रेश दिमाग करिए, और फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर पे अटैक करते हैं। क्लियर है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको क्या बताती है, इसके बारे में हम ध्यान लगाएंगे। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसलिए आप बहुत कंसंट्रेट होइएगा। पहली बात, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वांटम नंबर में हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि बच्चों आपको पहले से बता दिया कि इसके चार नाम हैं। ये डिपेंड करता है कौन क्या नाम यूज करेगा। स्कूल के अंदर तो आप जान रहे हो एजीमुथल है, फिर भी आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब ध्यान से पहली बात, द एजीमुथल क्वांटम नंबर describes about the subcell of any cell। किसी सेल के सबसेल को डिस्क्राइब करती है। कैसे, देखते हैं। दूसरी बात, फॉर, ध्यान से सुनिएगा बहुत बहुत पेशेंस के साथ, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, for given value of n, values of L, azimuthal quantum number, values of L are from 0 to n minus 1। दिमाग में बैठी बात? for given value of n, अगर मुझे n पता है तो values of L are from 0 to n minus 1।
यानी अगर मुझे n पता है तो l की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। वेयर ईच वैल्यू ऑफ l डिस्क्राइब्स अबाउट अ सबसेल। क्लियर? फिर से सुनिए, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, यानी सेल अगर पता है, द वैल्यूज ऑफ l आर फ्रॉम 0 to n-1 where each value of L describes about a subset। दिमाग में बैठ गई बात? चलिए, अब यहां से पहले अब एक जो मैं बात आपको बता रहा हूं, इस चीज को आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये एक आइडेंटिफिकेशन साइन है कि सब सेल के अंदर एक स्पेस है और इनके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे S, P, D, F। सब सेल को डिजिग्नेटेड किया गया है और उनको सरल करने, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है जिसको हम डिकोड करके इजी लैंग्वेज में बदलेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वांटम नंबर हमको क्या सिखा रही है? लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कैसे पढ़ना है आगे। S, P, D, F are the subset for the known elements। बाकी हाइपोथेटिकली G, H, I, S so on भी होती हैं, लेकिन अभी पहले जो है उन पे ध्यान दो। S एक शार्प शब्द से S लिया गया है, प्रिंसिपल से P उठा लिया गया है, डिफ्यूज से D उठा लिया है, फंडामेंटल से F उठा लिया है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है, नाम है, ये डिजिग्नेशन है। अब मेरा नाम है सचिन है तो है, अब उसमें साइंस थोड़ी है। उसी तरह इनका नाम है S, P, D, F, देयर इज नो साइंस। क्लियर? आपको एज्यूम करना है, मानना है, मानना ही पड़ेगा। तो S, P, D, F आर द सबसेट, पहले दिमाग में बैठा लिए। फिर ये आप को पता होना चाहिए, ये रटा होना चाहिए, ये आइडिया होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है, समझना नहीं है आपको, बस मालूम कि ये लैंग्वेज है। एस सब सेल को हम लैंग्वेज में एस लिखते हैं, बट इसका कोड क्या है? तो एल की वैल्यू, जब एल की वैल्यू 0 होती है, 0 इज अ वैल्यू, 0 नथिंग वाला 0 नहीं, 0 वैल्यू होती है, वो एस रिप्रेजेंट करती है। एल इज इक्वल टू 0 इज अ कोड, मीन्स एस सब सेल डी कोड हो गया। क्लियर? एल इज इक्वल टू 1 कोड, डी कोड पी सब सेल, यानी मैं बोलूंगा L1, आपका दिमाग बोलेगा अच्छा पी सब सेल। L इज इक्वल टू 2 कोड, डी कोड डी सब सेल, मैं बोलूंगा L इज इक्वल टू 2, आप समझ जाओगे क्या डी सब सेल की बात कर रहे हैं भाई। L इज इक्वल टू 3 कोड, डी कोड एफ सब सेल, एस ऑन 4, 5, 6, लेकिन हाइपोथेटिकल हैं, उनकी अभी आप उनको जरूरत नहीं है 4, 5, 6, लेकिन आप नॉन एलिमेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इतने के लिए होता है, फिर वो बात करेंगे उनके बारे में। तो पहले आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ने के पहले ये दिमाग में बैठाना है, इसको दिमाग में सिर्फ बैठाना है, समझना नहीं है, बहुत साइंस नहीं लगाना है। आपको मान लेना है कि हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर के कोड और डी कोड मालूम है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के कोड्स हैं 0, 1, 2, 3, और इनका डी कोड करके हम लैंग्वेज में जब इसको लिखते हैं तो 0 मीन्स एस, 1 means P subcell, 2 means D subcell and 3 means F subcell। All clear? एकदम। अब ध्यान देना, अब मैंने कहा था for given value of n, the values of L are from 0 to n-1 and where each value of L describes about the subcell। Clear? यानी ये कंसेप्ट से ये तो क्लियर हो रहा है कि n cannot be equal to L, n कभी l के बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू 0 से n-1 तक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि l और n कभी बराबर हो। इस कंसेप्ट का बहुत यूज होने वाला बच्चों आगे कि n और l कभी इक्वल नहीं होते, l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। चलिए, अगर मैं अब इसको यूटिलाइज करूं और आपको बोलूं कि आप बहुत कंसंट्रेट होकर इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, तो अगर मैं कहूं n इज इक्वल टू फर्स्ट सेल, तो l की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 to
1 माइनस 1, यानी 0 to n माइनस 1, n 1 है, यानी कुल मिला के 0 to 0, यानी सिर्फ वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेल है और सेल के अंदर सब सेल है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 सेल के अंदर 0, ये है कोड। इसको डी कोड करूंगा तो आप बोलोगे 1 और s का मतलब 1s, 0 का मतलब, तो ये हुआ 1s सब सेल। इसको हमने डी कोड कर दिया। से अब मैं बोलूं n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 0 1 n माइनस 1, 0 से n माइनस 1 तो 0 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको बोलूंगा 2 सेल में 0 सब सेल है, यानी इसका कोड है 2 0 और इसका कोड है 2 के अंदर 1, 2 के अंदर 0, 2 के अंदर 1, दीज आर द कोड। इनको डी कोड करूंगा तो आप बोलोगे 2 के अंदर 0 का मतलब होता है 2s और 2 के अंदर 1 का मतलब होता है 2p, यानी ये हो गया डी कोड। तो हमको पता चल गया कि सेकंड सेल के अंदर 2 सब सेल है, 2s और 2p। क्लियर है बात? फर्स्ट सेल में एक सब सेल है 1s, सेकंड सेल में जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो l की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, यानी 2 0 और 2 1। 2 0 कोड है जिसका मतलब 2s है, 3 1 कोड है जिसका मतलब 2p है। तो 2s और 2p आर द सब सेल ऑफ द सेकंड सेल। सिमिलरली अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों चलो थर्ड सेल में आप अपने से करके देखो, बनेगा? अब आप बोलोगे अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, 3 माइनस 1 यानी 2। अब इस सेल के अंदर सब सेल है, 3 के अंदर 0, ये ऑर्डिनरी भाषा है, टीचर से ऐसे नहीं बोलना है, हमारे आपकी मर्जी की बात है। 3 के अंदर 1 और 3 के अंदर 2, दीज आर द कोड। इसको डी कोड करो, 3 के अंदर 0 मतलब 3s, 3 के अंदर 1 यानी 3p, 3 के अंदर 2 यानी 3d, ये हो गया क्या सब सेल, यानी हमने इसको डी कोड कर दिया है। तो थर्ड सेल के अंदर हमको 3 सब सेल मिल रही हैं, 3s, 3p एंड 3d। क्लियर? इसको आप बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, 2-4 बार सब क्लियर हो जाएगा। बच्चों आप 4 नंबर ले रहे हैं सेल, तो बोलोगे l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है क्या? बोले ना, n और l बराबर नहीं होते तो 4 तो हो ही नहीं सकती, n माइनस 1 तक l की वैल्यू है। चलो इसको डी कोड करो, सेल के अंदर सब सेल, 4 के अंदर 0, 4 के अंदर 1, 4 के अंदर 2, 4 के अंदर 3, ये कोड है। इनको डी कोड करो, बोलो 4 के अंदर 0 का मतलब 4s सब सेल, 4 के अंदर 1 का मतलब 4p सब सेल, 4 के अंदर 2 का मतलब 4d सब सेल और 4 के अंदर 3 का मतलब 4f सब सेल। बहुत सरल है बच्चों। हाँ, पढ़ाने वाले को सरल लगता है, नए नए को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि वो इधर साइंस लगाता है, इसमें साइंस नहीं लगाना है। आपको क्लियर रखना है कि सब सेल्स आर SPDF, GHI अभी छोड़ो, SPDF, और इन सब सेल के लिए कोड है L की वैल्यूज, और वो है 0 फॉर S, 1 फॉर T, 2 फॉर D एंड 3 फॉर F। ये अगर आपके दिमाग में बैठ गई बात तो फिर ये बहुत सरल है, पहला। दूसरा, इसमें आप वाई, क्यों के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको व्हाट, क्या के चक्कर में पढ़ना है। यानी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी नहीं करनी है, आपको मैनुअल स्टडी करनी है। यानी हम यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड रखना पड़ेगा और अटेंशन रखना पड़ेगा। क्लियर ही बात इतनी? अब चलो, मुझे सब सेल की जानकारी तो हो गई है कि भाई SPDF सब सेल है, और अलग अलग सेल के अंदर सब सेल के अंदाजे हो गए हैं कि 1 सेल है तो एक ही सब सेल होगी 1s, 2 सेकंड सेल है तो 2 सब सेल होंगे 2s और 2p, थर्ड सेल है तो 3s, 3p, 3d, फोर्थ सेल के अंदर 4s, 4p, 4d और 4f सब सेल होंगे।
इसके आगे भी है, लेकिन पहले अभी आप इतने पे ध्यान दो। अगर बच्चों मुझे एल एजीमुथल क्वांटम नंबर का ये लॉजिक क्लियर हो गया, तो अब इस लॉजिक के बाद कुछ बड़ी बड़ी बातें सॉल्व होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, पहले भी बताया था कि एन मालूम है तो आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो इलेक्ट्रॉन का इन अ सेल, ये आपको मालूम है। दूसरा आपको ये मालूम है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, बोर-बरी का प्रिंसिपल जो बताता है वो n स्क्वायर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होता है। लेकिन ये तभी आप लगेगा जब आपसे कोई पूछे सेल पूछता है तब ये प्रिंसिपल, लेकिन सब सेल पूछता है तो फिर अलग। यानी दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला आपसे मैं पूछता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल, ये अलग बात हुई। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3p सब सेल, तो ये अलग बात हुई। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। तो अगर मुझे अगला एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। इफ द वैल्यू ऑफ एल एजीमुथल क्वांटम नंबर इज नोन, देन वी कैन कैलकुलेट अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स and number of electrons present in the subcell. क्लियर? ध्यान दीजिए। अगर मुझे L मालूम है तो मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकता हूं, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए मेरे पास इक्वेशन होगा 2l + 1। ये आपको फ्रीक्वेंटली पढ़ने से याद हो जाएगा। कई बार कॉम्पिटिशन्स भी आया है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल का इक्वेशन होता है 2l + 1, वेयर l इज SPDF कोड। SPDF की वैल्यूज s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। क्लियर? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब मुझे पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2l + 1 का डबल, यानी 2 × 2l + 1 या 4l + 2। चॉइस इज योर, आप कैसे लिखना चाहते हो। ये तो कई बार कॉम्पिटिशन्स में ऑब्जेक्टिव में आया है, सीधा फार्मूला। चलिए, अगर मुझे ये पता है तो अब मैं इसको थोड़ा सा यूज करता हूँ। एस सबसेल के लिए क्वेश्चन आया। एस सबसेल के लिए एल का कोड वैल्यू क्या है बच्चों? 0। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला क्या होगा? 2 × 0 + 1 = 1, यानी एक ही ऑर्बिटल होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? तो एक ऑर्बिटल होगा तो मैं इसको एक स्क्वायर बना दूंगा, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले 2 × 2 × 0 + 1 = 2। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक को आप क्लॉकवाइज और दूसरे को आप एंटी क्लॉकवाइज भर दो, बात खत्म। यानी आपके दिमाग में बैठना है क्या? एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या हमेशा 1 होती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सबसेल इज ऑलवेज 1, which is known as s orbital। s ऑर्बिटल, s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसको हम s ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं बोलूं p सबसेल है बच्चों, तो आप बोलोगे l = 1 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या आएगी 3। 3 ऑर्बिटल होंगे। अभी मैं इनको रैंडमली px, py, pz लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखूंगा तो z बीच में आ जाएगा, x y किनारे आएगा। अभी बस राउंड ऑफ px, py, pz 3 ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 3, यानी डायरेक्ट मैं लिख दूं 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरे? बोले 1 2 3 4 5 6। दिस वन इज रॉन्ग, ऐसे नहीं भरना है। आगे चल के हम हंड्स लॉ पढ़ेंगे, वो हम बिना पढ़े ही पढ़ लेते हैं। चलो मैं कहता हूं कि आपको 6 इलेक्ट्रॉन इनमें भरने हैं, तो कैसे भरोगे? बोलोगे ऐसे ही भरेंगे और कैसे? नहीं, ऐसे नहीं। बोले ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले आप अनपेयरिंग कर दो, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। यानी यही हंड्स लॉ है।
अब मैं दिमाग में बात आ रही है, बाकी डिटेल बाद में करेंगे कि इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले एक सबको दो और फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग करते हैं, कैसे करते हैं, सब बात करेंगे। अब इसी तरह से बच्चों अगर मैं कहूँ कि N D सब सेल लेके चलता हूँ और F सब सेल लेके चलता हूँ, तो अब समझदार हो, तुरंत बन जाएगा। तो अगर D सब सेल है तो L 2 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 ऑर्बिटल होंगे। तो ये 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनको हम dx y dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर ये डिजिग्नेशन देते हैं, जिनकी पोजीशन क्या होगी मैं डिटेल आगे पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर। लेकिन पहले आप ध्यान दो, 5 ऑर्बिटल होंगे। 5 ऑर्बिटल होंगे तो स्वाभाविक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी और 10 इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें भर रहे होंगे तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे। सिमिलरली अगर F सब सेल है तो L इज इक्वल टू 3 होगा, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छी बात यह है कि सिलेबस में आपको ये लिखा गया है कि आप F सब सेल पे ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। F सब सेल आपके लिए कोई मतलब का नहीं है, इसलिए टाइम क्यों लॉस करना है। F सब सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, उनके नाम क्या होंगे, शेप क्या होंगे, ये मीनिंगलेस है अभी आपके लिए, इसमें इन्वॉल्व मत होइए। 7 ऑर्बिटल होंगे तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 होंगे। और 14 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 then 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये हंस लॉ कहलाता है, जो आगे अपन पढ़ेंगे। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि अगर मुझे ये मालूम है कि L की वैल्यू कितनी है तो मैं अलग अलग सब सेल के ऑर्बिटल और अलग अलग सब सेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए 2l प्लस 1 इक्वेशन लिखाऊंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2l प्लस 1 होल इंटू 2 लगाऊंगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि S सब सेल में एक ऑर्बिटल है जिसको S ऑर्बिटल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम नंबर 2 है। P सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz, और इनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 मैक्सिमम हो सकता है। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर कहते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर 10 हो सकता है। ये मैक्सिमम है, मिनिमम कितना जाएगा वो तो समय बताएगा। और F सब सेल में अगर देखें तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में F सब सेल का डिजिग्नेशन, शेप, टाइप, वैरायटी, ओरिएंटेशन नहीं रखा गया है, तो अच्छी बात है। और F में 7 ऑर्बिटल अगर होंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जनरल नॉलेज है बच्चों, आपको एनी टाइम ये रटा होना चाहिए। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले आया कैसे, तो बोलोगे इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट लगाया है और हमको ये वैल्यूज मिल गई है। तो बहुत सरल है। SPDF 1 0 1 2 3 ये वैल्यू याद रखना है। SPDF में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 3 5 10 याद रखना है, 5 7। फिर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन, तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑल क्लियर। अब अगली बात, तो अगली बात क्या है कि अगर आपको L की वैल्यू मालूम हो बच्चों, जो कि अब मालूम ही हो गई है SPDF के लिए 0 1 2 3, तो आप किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। अब यहाँ पे दिमाग में करंट दौड़नी चाहिए। सेल का एंगुलर मोमेंटम पूछेंगे तो mvr इज इक्वल टू NH/2π, बट सब सेल का एंगुलर मोमेंटम पूछेंगे तो कुछ और। ये कुछ और पे बहुत क्वेश्चन आए, जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए कंडीशंस में, और ये बहुत ही वैल्यूएबल होगा आपके लिए। तो अब ये कैसे होगा ये ध्यान देते हैं। तो आपको पहली बात ये क्लियर हो गई कि अगर आपसे कोई बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो आप बच्चों तुरंत बोलते हो mvr इज इक्वल टू NH/2π। इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब उसे सेल का एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तब तो अलग फार्मूला है, लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सब सेल
पूछेगा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल के लिए पूछेंगे, तब आप बोलोगे कि अगर L की वैल्यू मुझे मालूम है तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये फार्मूला लगता है बच्चों, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव बुक्स में आजकल क्या कर रहे हैं, H अपॉन 2 पाई को एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं H डबल बार। इसलिए कई जगह पे ये फार्मूला L इंटू L प्लस 1 H डबल बार लिखा रहता है, तो बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले मिसप्रिंट हो गया, पूरा फार्मूला ही नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। जेई वगैरह में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे H अपॉन 2 पाई नहीं लिखा गया है। अब आपको ये मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर अ पर्टिकुलर सबसेल, ये अच्छी बात ये है कि L की वैल्यू एकदम फिक्स है। L की वैल्यू या तो 0 होगी S सबसेल के लिए, या तो 1 होगी P सबसेल के लिए, या तो 2 होगी D सबसेल के लिए, या तो 3 होगी F सबसेल के लिए। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि आप कैसे भी न्यूमेरिकल आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन D सबसेल के लिए पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो आप देखो कि अगर कोई भी NS सबसेल, तो आप तुरंत बोलोगे S सबसेल कोई भी हो, 1 2 3 4 10 S कुछ भी हो, तो L तो 0 ही होगा। तो म्यू की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, बोले यार 0 0। अब सॉल्व क्या करना है, H अपॉन 2 पाई, सॉल्व किया तो 0। यानी किसी भी S सबसेल का एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल्स के लिए 0 आता है। इससे ये पता चलता है कि S सबसेल का जो क्या बोलते हैं अपन कि जो डायरेक्शनल नेचर है वो नहीं होता। S सबसेल नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है, और नॉन डायरेक्शनल इज ऑलवेज स्फेरिकल। S सबसेल हमेशा स्फेरिकल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। अगर ये P सबसेल है, कोई भी P, 2P 3P 4P 5P, तो L की वैल्यू 1 होगी। तो एंगुलर मोमेंटम 1 प्लस 1 होल अपॉन H अपॉन 2 पाई, सॉल्व करने पे आएगा √2 H अपॉन 2 पाई। आप बोलोगे ये तो अच्छा सरल है यार, बहुत इजी है, किसी भी P सबसेल के लिए इतना होगा। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में ट्रेडमार्क है D सबसेल के लिए L2 इंटू प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, सॉल्व करोगे तो √6 H अपॉन 2 पाई। किसी भी D सबसेल के लिए 3D 4D 5D 6D जिसके लिए लाना हो सबके लिए यही होगा। एंड F सबसेल होगा तो L की वैल्यू 3 होगी, तो L की वैल्यू 3 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, सॉल्व करोगे तो √12 H अपॉन 2 पाई। चाहो तो आप इसको √3 H अपॉन पाई भी लिख सकते हो, √2 4 करके बाहर निकाल के कैंसिल कर देते। तो किसी भी सबसेल का एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल के लिए फिक्स होता है। S सबसेल के लिए L 0 है, इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम भी 0 है। P सबसेल के लिए L 1 है, एंगुलर मोमेंटम √2 H अपॉन 2 पाई है। D सबसेल के लिए L 2 है, एंगुलर मोमेंटम √6 H अपॉन 2 पाई है। और F सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा √12 H अपॉन 2 पाई ये होती है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस फार्मूला, अगर आप फार्मूले को याद रखते हैं और सही तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कोड मालूम है कि L सबसेल, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल के लिए L की वैल्यूज क्या है, तो मुझे नहीं लगता कहीं कंफ्यूजन होगा। क्लियर? आगे बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर L एजीमुथल क्वांटम नंबर मालूम है तो आपने ऑर्बिटल की जानकारी जुटा ली है, सबसेल के बारे में आपको मालूम हो गया है। इससे हमको एक्चुअल में जो शेप होता है सबसेल का वो पता चलता है। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का पहचान ही है, इट डिस्क्राइब्स अबाउट द शेप ऑफ द सबसेल। कैसे? इसमें बाय स्ट्रक्चर कैसे होता है वो मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन अगर शेप की बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना है। पहले याद होगा फिर उसको सीखेंगे ड्राइंग करके। S सबसेल का शेप स्फेरिकल होता है, फिक्स्ड, नॉन डायरेक्शनल, स्फेरिकल। P सबसेल का शेप डम्बेल होता है। D सबसेल का शेप डबल डम्बेल होता है।
और एफ सबसेल का शेप जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। और इसलिए अच्छी बात यह है कि उसमें जब सिलेबस में डाला नहीं है तो हम उसमें इन्वॉल्व भी क्यों हूँ, कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए उसमें आपकी बुक में लिख दिया है कॉम्प्लिकेटेड। आपको अच्छी बात है भाई, मान ले कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे टेंशन फ्री हो गए। फिर भी अगर जो आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उसको देख सकते हैं, बाकी मैं बाद में बता सकता हूँ। नेक्स्ट बात करें, अब अगर हमको शेप मालूम हो गया तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, जब मैंने शुरुआत में बोली कि L की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। जब मैंने n = 1 लिया तो 1s तो आया, 1p नहीं आया। n = 2 लिया बच्चों तो 2s था, 2p था, बट 2d नहीं था। n = 3 लिया था तो 3s था, 3p था, 3d भी था, बट 3f नहीं था। ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं है? Why 1p, 2d and 3f subcell are not possible? आपको ज्ञान है कि अगर 0 से n-1 तक है तो L और n कैन नॉट बी इक्वल। L और n कभी बराबर नहीं हो सकते। ये लॉजिक आपके पास है और वही लॉजिक यहाँ लगाना है। यहाँ पर n = 1, इसका 2, इसका 3, L = p के लिए L 1, d के लिए L 2, f के लिए L 3, n और L कैन नॉट बी इक्वल एट ऑल। n और L कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए किसी भी कंडीशन में 1p, 2d एंड 3f सबसेल आर नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर ये बोले यार ये होती नहीं है, कहानी है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये लैंग्वेज है, इसको आपको लैंग्वेज के रूप में ही सीखना होगा। आप इसको साइंटिफिक अप्रोच लगा के सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर बात? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये दो अगर हमने परफेक्शनली सीख लिया है तो थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नेक्स्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपको बहुत इजी पड़ेगी, बहुत ही सरल लगेगी। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद अलग अलग रूल्स जिसमें हंस लॉ, पाउलीज लॉ, बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन फिलिंग लॉ, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसे होता है, ये अलग अलग जो ऑर्बिटल्स मुझे मिल रहे हैं एस में px, py, pz, p में, d में xy, d, dxy, dyz, dzx, dx², y², dz², इनके शेप क्या है, डिज़ाइन क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें, इट्स योर ड्यूटी। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।